हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कल हमने मैथ्स पेडागोगी की बात की थी। उसी से रिलेटेड आगे की सीरीज़ को सम अप करेंगे। आगे आने वाले 2 वीडियोस में पूरी पेडागोगी मैथ की विद कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन बेस्ड जो सीरीज़ चल रही है वो पूरी क्वेश्चन बेस्ड सीरीज़ चल रही है हमारी, कि एज़ इट इज़ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक क्वेश्चन को थ्योरी को या क्वेश्चन को आप तक पहुंचाया जाए। तो पहले पॉइंट पे चलते हैं। तो थोड़ा वैन हेले आज हम बात करेंगे वैन हेल के सिद्धांत के बारे में। उससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको संकल्पना मानचित्र होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। कॉन्सेप्ट मैपिंग एक तरह से आप बोल सकते हैं, इसको माइंड मैपिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? माइंड मैपिंग। मैपिंग में क्या होता है, जब हम कोई क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं या किसी थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे आप कोई मूवी देखने जाते हैं। ये एग्जांपल आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कोई मूवी देखने जाते हैं तो वो उस मूवी से रिलेटेड सारे पात्र और सारी घटनाएं, उस मूवी की स्टोरी क्या थी, कहाँ से शुरू हुई, क्या एंड थी, कौन हीरो था, कौन विलन था, ये सब आपको आपके समझ में तुरंत आ जाता है, क्योंकि उसके विजुअल्स आपके दिमाग में जो आप देखते हैं वो आसानी से आपके दिमाग में क्या हो जाता है, भर आ जाता है। और अगर आपसे कोई मतलब मूवी देखने के बाद आपसे कोई बोले कि इस कहानी को एक समरी में, इस एक पेज में उसकी समरी लिखो, तो आप बिना ही किसी परेशानी के लगभग सारी स्टोरी क्या कर देंगे, आप एक पेपर में लिख देंगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट मैपिंग बन चुकी है, एक माइंड मैपिंग बन चुकी है कि मूवी में शुरुआत में ये हुआ था, फिर सीन ये आया था, फिर उसके बाद ये हुआ था। इस तरह से पूरी एंडिंग आप बता सकते हैं। उसी को माइंड मैपिंग कहते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट मैपिंग की कोई अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसको प्रिपरेशन के दौरान ये मैपिंग होती है, किसी टॉपिक को याद करने के लिए कॉन्सेप्ट मैपिंग होती है। तो उसी बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, यह एक योजनाबद्ध रेखा चित्र है। कॉन्सेप्ट मैपिंग या माइंड मैपिंग एक तरह से इसका अर्थ क्या हो गया, योजनाबद्ध रेखा चित्र है। सेकंड नंबर है, यह एक श्रेणीबद्ध संरचना है। जाहिर सी बात है, कोई मूवी आप देख रहे हैं, उसमें जब शुरुआत में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो एक क्रम से चलते हैं, एक सीरियल चलते हैं। अगर वो सीरियल हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट मैपिंग या उस मूवी की जो चीज़ है, वो बीच में जो छोटा सा भाग जो छूट जाता है, उससे क्या हो जाता है, सारा क्रम बिगड़ जाता है। उसी प्रकार से यह एक श्रेणीबद्ध संरचना है। थर्ड है, इसे शिक्षक या शिक्षार्थी द्वारा बनाया जा सकता है। सीधी सी बात है, कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको शिक्षक भी बना सकता है, शिक्षार्थी भी आसानी से बना सकता है सीखने पर। यह पूर्व ज्ञान के साथ साथ नई अवधारणाओं को जोड़ता है। जाहिर सी बात है कि कोई चीज़ हम किसी कॉन्सेप्ट से हम कोई चीज़ सीखते हैं, अगर पहले से कोई चीज़ हमारे दिमाग में होती है और उसी से रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम, तो वो क्या हो जाता है, हमारे पूर्व ज्ञान के साथ साथ वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जुड़ जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएं, एक संस्कृत का श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म। मतलब जो अहिंसा है, अहिंसा क्या है, परम धर्म है। अहिंसा क्या है, परम धर्म है। पर इतना हमको बचपन में पढ़ाया जाता है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, इतनी बात समझाई जाती है। पर थोड़े थोड़े जब बड़े होते हैं, हम हायर क्लासेस में पहुंचते हैं, तो उसके बाद हमें पूरा श्लोक बताया जाता है कि अहिंसा परमो धर्म और धर्मो हिंसा तथैव च, अर्थात अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा ही अपनाना चाहिए। जैसे गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चले थे ज़िंदगी भर, उसी तरह से अहिंसा को अपनाना चाहिए। और अगर धर्म को बचाने के लिए अगर हिंसा की गई है तो हिंसा पाप नहीं है, इसलिए ये बोला जाता है। तो ये संस्कृत का श्लोक है। इसी माध्यम से कैसे, जैसे इसको समझाने का, बताने का यही एक ज़रिया था कि जैसे पूर्व ज्ञान था, क्या था हमें, कि अहिंसा परम धर्म है, इतनी बात हमें पता थी, ये थोड़ी सी छोटी सी बात पता थी। पर एक नई इन्फॉर्मेशन क्या आई, उस श्लोक का आगे क्या था, धर्मो हिंसा तथैव च, धर्म के लिए की गई हिंसा अहिंसा है। मतलब धर्म के लिए हिंसा जायज़ है, मतलब की जा सकती है। धर्म के लिए धर्मो हिंसा, धर्म के लिए हिंसा
धर्म अगर बचाने के लिए कुछ हिंसा कर रहा है तो वो गलत नहीं है। इस प्रकार से नई इन्फॉर्मेशन क्या हुई हमारे दिमाग में आ जाती है। तो पूर्व ज्ञान से रिलेटेड ही उस श्लोक का आधा पता था, उसके बाद आधा पता हुआ तो पूरा एक कॉन्सेप्ट बन गया, एक मैप बन गया, जिससे वो भूलने में थोड़ी भूल नहीं पाएगा बच्चों को या शिक्षक को, किसी को भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक तरीका है जो सीखने को सफल बनाता है। तो सीधा सा एक तरीका है जो सीखने को क्या करता है, सफल बनाता है। अब चलते हैं वैन हील के सिद्धांत के बारे में, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जब मैथ्स पैटागोरी पूछी जाती है, ये सिद्धांत ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। इस सिद्धांत में एक पॉइंट ज़रूर पूछा जाता है। तो चलते हैं टॉपिक के बारे में। तो ज्यामिति विचार का वैन हेल सिद्धांत, जो वैन हेल ने जो प्रिंसिपल दिया वो किस पर आधारित था, ज्योमेट्रिकल थॉट्स पर आधारित था, मतलब ज्यामिति विचार पर आधारित था। किस पर आधारित था, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो वैन हेल का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो सीधे ऑप्शन में क्या होगा, ज्यामिति विचार पर आधारित है। तो इसका पहला पार्ट क्या है, ये 4 स्टेप में होता है। ज्यामिति वैन हेल ने 4 स्टेप में इस सिद्धांत को दिया। पहला स्टेप है विजुलाइजेशन, चक्षुषीकरण, आकार के आधार पर आकृतियों का वर्णन करते हैं। अर्थात जब बच्चा प्राइमरी स्तर में जब बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है तो देख के, इनका अर्थ ये है कि बच्चा देख के समझना, देख के ज़्यादा अक्षर समझता है। अर्थात जैसे कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये सर्किल है, ये आयत है, इस प्रकार से जो रचनाएं हैं, अर्थात विजुलाइजेशन मतलब चक्षुकरण, आकार के आधार पर आकृतियों का वर्णन करता है कि अब बच्चे के अंदर इतनी क्षमता आ जाती, बच्चा मतलब देखता है उसके बाद ही आकार, जैसे ये इस पर सर्किल है तो बता सकता है ये सर्किल है, ये वर्ग है, ये ट्रायंगल है और ये आयत है। इस प्रकार से क्या होता है, वो देखकर चीज़ों को क्या कर सकता है, डिफाइन कर सकता है। सेकंड पॉइंट है एनालिसिस, विश्लेषण, आकृतियों का वर्णन उनके गुणों के आधार पर कर सकता है। अर्थात इसका अगर उसने ये पहचान लिया है कि ये ट्रायंगल है तो वो ये भी बता देगा ये ट्रायंगल क्यों है। अर्थात ये तीन रेखाओं से घिरी आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। इस प्रकार के ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कर सकता है, बच्चा आसानी से बता लेगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला इसका पॉइंट था विजुलाइजेशन, अर्थात चक्षुकरण, आकार के आधार पर कि बच्चा पहचान लेता है कि ये ट्रायंगल है और ये आयत है, और पहचानने में उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो एनालिसिस है, मतलब बच्चा जो है उस ट्रायंगल के बारे में एनालिसिस कर सकता है, मतलब ये बता सकता है कि ट्रायंगल है तो क्यों है, वो स्क्वायर है तो क्यों है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ को आसानी से बता सकता है। थर्ड पॉइंट है अनौपचारिक निगमन, अर्थात इनफॉर्मल डिडक्शन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल डिडक्शन। इसको है गुणों के महत्व को पहचानना और उनके बीच संबंध जो छात्रों को तार्किक रूप से सहायता करता है, आकृतियों को गुणों का क्रम। अर्थात इसका अर्थ ये है, और अनौपचारिक निगमन का अर्थ है कि जैसे बच्चे ने ये पहचाना अभी ट्रायंगल है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या हो गया, बच्चा बता रहा है कि 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, 4 रेखाओं से घिरी आकृति को 4 समान नाप की आकृति को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो बच्चा इनके गुणों के महत्व को बता सकता है कि फिर इनकी मेन प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़ को बता सकता है कि इनका हर एक जो एंगल होता है वो त्रिभुज में सारा कोण 60 डिग्री का होता है। इस तरह से वो सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकता है, डिफ़ाइन कर सकता है, उनके गुणों को और बारीकी से, और उनके बीच में मतलब ट्रायंगल और आयत में अंतर क्या होता है, सर्कल में अंतर क्या होता है, गोला और वृत्त में अंतर क्या होता है। इस प्रकार से जो उनके बीच जो डिफरेंसेस है उनको बच्चा क्या कर सकता है, इनफॉर्मल डिडक्शन में बता सकता है, जान सकता है और समझा सकता है। ठीक है, अब इसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं इनफॉर्मल डिडक्शन में और फॉर्मल स्टेप्स में। इनफॉर्मल डिडक्शन में बच्चा क्या कर रहा है कि जैसे गोला और वृत्त में फ़र्क समझ में मतलब डिफरेंसेस बता सकता है। औपचारिक फॉर्मल स्टेप में क्या होता है, तार्किक तक क्षमता प्राप्त करता है और प्रमेयों को सिद्ध करता है निगमात्मक रूप से। अर्थात जो प्रमेय हैं कि जैसे हम लोग हाई स्कूल इंटर में या सपोज 9th से ही प्रमेय पढ़ने लगते हैं, तो प्रमेयों में जैसे वृत्त पर एक प्रमेय पढ़ते हैं, जैसे त्रिभुज
सिद्ध करो कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इस प्रकार से जो हम प्रमेय पढ़ते हैं नाइन्थ से स्टार्ट कर देते हैं, नाइन्थ हाई स्कूल में होती है हमारे। तो इन प्रमेयों के बारे में क्या कर सकता है, सिद्ध कर सकता है। उसके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि वो इन त्रिभुज के गुणों के बारे में तो जानता ही है, उसमें अंतर भी जानता है, और इसको सिद्ध कैसे करना है कि अर्थात ये ट्रायंगल बना कैसे, इसको इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई, क्या क्या चीज़ों की कैलकुलेशन हुई जिससे ये ट्रायंगल बन जाता है, बनता है। तो उसमें उसको क्या बोलते हैं, औपचारिक चरण बोलते हैं। तो वैन हेल ने चार प्रकार के चरणों की बात की गई है ज्यामितीय विचार में। तो सबसे पहला है विजुलाइज करना, कि बच्चा आकारों को समझ लेता है। एनालाइज करना यानी उनके गुणों को समझ लेता है। औपचारिक निगमन, उनमें अंतर को समझ लेता है। और लास्ट पॉइंट है औपचारिक, मतलब प्रमेयों को सिद्ध भी करने लगता है। तो बहुत आसान है, ज़्यादा हाइपर नहीं है। तो मतलब विजुलाइजेशन मतलब चक्षुषीकरण, इसका अर्थ है कि बच्चा समझ पा रहा है कि ये ट्रायंगल है, विश्लेषण कर पा रहा है कि ये ट्रायंगल है, या इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़, ट्रायंगल के गुणों के बारे में जान पा रहा है। औपचारिक निगमन है, अर्थात उनमें डिफरेंसेस बता पा रहा है कि गोलावृत्त में डिफरेंस क्या होता है, और वर्ग आयत में डिफरेंस क्या होता है, इस प्रकार से डिफरेंसेस क्या और पंचभुज, षटभुज, इन सब चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है, इन सब बारे में क्या कर पा रहा है, बच्चा बात कर पा रहा है। खासकर ज़्यादातर कंफ्यूज होता है बच्चा वर्ग और आयत में डिफरेंस कर पाना। तो उन सब बारे में क्या होता है, इस इनफॉर्मल डिडक्शन में बच्चा कर पाता है। और लास्ट स्टेप है फॉर्मल स्टेप में तार्किक क्षमता से प्रमेयों को क्या कर सकता है, सिद्ध कर सकता है। और दृढ़ यानी रिगोर, विभिन्न धारणाओं में प्रमेयों की स्थापना और विश्लेषण करना, अर्थात विभिन्न धारणाओं में प्रमेयों की स्थापना और विश्लेषण करना। कोई कॉन्सेप्ट बच्चे को दे दिया जाता है कि जैसे प्रमेयों के बीच से कुछ कॉन्सेप्ट उठा दिए जाते हैं कि जैसे प्रमेय के बारे में अभी बात की, सिद्ध करो कि त्रिभुज के प्रत्येक कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब हमें पहले प्रमेयों को बारीकी से समझना पड़े। प्रमेय को बनाएगा बच्चा, यहाँ पर सिद्ध कर सकता है उसके बारे में। तो त्रिभुज की जितनी भी धारणाएं हैं उससे रिलेटेड, प्रमेय से रिलेटेड उसकी स्थापना कर सकता है और उसको एनालाइज कर सकता है। ये दृढ़ का अर्थ है। ठीक है, यही पॉइंट है। वैन हेल में यही पॉइंट्स दिए गए हैं। चक्षुषीकरण एक बार फिर से रिमेंबर करा देते हैं। चक्षुषीकरण में आकृतियों को पहचान सकता है। एनालिसिस में प्रॉपर्टीज़ बता सकता है बच्चा। अनौपचारिक निगमन में मतलब उनके गुणों को बता सकता है, उनमें अंतर बता सकता है। और फॉर्मल स्टेप्स में तार्किक क्षमता उनमें प्राप्त हो जाती है, जिससे क्या होते हैं, प्रमेयों को सिद्ध कर सकता है। और लास्ट स्टेप है दृढ़ यानी रिगोर, वो प्रमेयों की स्थापना, प्रमेयों को सिद्ध करना, मतलब प्रमेय को सिद्ध करता है। उसके बाद उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या धारणाएं हैं, उनसे रिलेटेड कोई चीज़ हैं, कोई स्टेप्स हैं, उनको क्या कर सकता है, समझा सकता है। तो ये वेन हेल का प्रिंसिपल था ज्यामितीय विचार का। तो उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे बाहर मुश्किल है कि आना है, और ज़्यादातर यही पूछा जाता है। और 2 पॉइंट्स और हैं जो कभी कभी पूछ लेता है कि सिमिट्री क्या होता है, सिमिट्री और टसलन क्या होता है। तो पहले बात करते हैं सिमिट्री क्या होता है। तो सिमिट्री होता है एक दूसरे के समान या धुरी पर चारों ओर बिल्कुल समान भागों से बना होने की गुणवत्ता। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज को बीच से देखिए यहाँ पर काटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो एक पार्ट ये जो कि सेम पार्ट है, एक पार्ट ये सेम पार्ट है। अगर किसी आकृति को बीच से डिवाइड करने पर सेम पार्ट मिलता है तो उसको सिमिट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमिट्री बोलते हैं। और टसलन का अर्थ ये है कि अगर जैसे कोई स्क्वायर है, उसको स्क्वायर में जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बना हुआ है ये एक आयत है, ठीक है। इसमें ये वर्ग बना हुआ है, ये वर्ग बना हुआ है, ये वर्ग बना हुआ है। तो समान आकृति के, अर्थात बिना किसी अंतर मतलब समान आकृति है सबकी। इसके अंदर पार्टीशन करने के बाद दोहराए जाने वाली आकृति बार बार इसमें बिना अंतर के क्या हो रही है, लगातार दोहराई जा रही हैं। मतलब एक आयत में कितने वर्ग निकल आए, 9 वर्ग यहाँ पर
दिखाई पड़ रहे हैं हम लोगों को, 9 आकृतियाँ सीधी सी 9 आकृतियाँ दिखाई पड़ रही हैं, अर्थात बिना किसी अंतर के बार बार दोहराए जाने वाली आकृति को टसलन बोलते हैं। सिमिट्री क्या होती है? सिमिट्री में किसी आकृति को अगर डिवाइड करने पर समान रूप से पैटर्न मिलता है हमको तो उसको सिमिट्री बोलते हैं। और टसलन अर्थात जो पार्टीशन करने के बाद जो समान आकृति में बिना अंतर के, समान आकृति में बिना अंतर के जो बार बार जो आकृतियाँ मिलती हैं या मिलती हुई दिखाई देती हैं उसको टसलन बोलते हैं। ऊपर हमने बात की थी आगमनात्मक तर्क और निगमात्मक तर्क के बारे में। तो आगमनात्मक तर्क वो होता है जो पहले अगर हमने कोई कॉन्सेप्ट किया है, अगर टीचर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम सपोज़ हमने वृत्त पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वृत्त पढ़ा रहे हैं तो वृत्त की प्रॉपर्टीज़ बताने से पहले वृत्त को अगर हमने इस तरह से दिखा दिया, उदाहरण के बाद किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने को आगमनात्मक तर्क बोलते हैं। और निगमात्मक तर्क की पहले उसका कॉन्सेप्ट दिया जाए, उसके बाद उदाहरण से समझाया जाए, उसको निगमात्मक तर्क बोलते हैं। यही डिफरेंसेस है, ये मेन डिफरेंस है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क में क्या फ़र्क है? तो आगमनात्मक तर्क में उदाहरण के बाद निष्कर्ष उदाहरण के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया, मतलब पहले उदाहरण दिया जाता है किसी चीज़ का, पहले कोई कॉन्सेप्ट का पहले उदाहरण देंगे, उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। और जो निगमात्मक तर्क है उसमें पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्या कंक्लूज़न पर पहुँचेंगे, अर्थात उसके उदाहरण पर पहुँचेंगे। ये दोनों में बेसिक डिफरेंसेस है जो आपको याद रखना है। और 2 पॉइंट और यहाँ पे निगमात्मक तर्क के बारे में, सामान्य से विशेष की ओर होता है और अमूर्त से मूर्त की ओर होता है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और एक एक चीज़ समझ आई होगी। अगर समझ में ना आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, दोबारा उस चीज़ को समझा दिया जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।